जब इंडिया में प्रॉपर्टी एफोर्डेबल है ही नहीं, तो जो भी प्रॉपर्टी की बिक्री हो रही है उसके बायर कौन है? कौन है वो इंडिविजुअल फोर्सेज जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं देश में, और किनके पैसों पर बचा है प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश होने से? जिस देश में प्रॉपर्टी प्राइस टू इनकम, ईएमआई टू सैलरी, रेंटल रिटर्न और दूसरे तमाम इकोनॉमिक बेंचमार्क पर अनअफोर्डेबल हो, वहां ऐसे सवाल तो उठने लाजमी ही हैं। और साथ ही सवाल यह भी उठेगा कि क्या इंडिया का प्रॉपर्टी मार्केट सिर्फ ब्लैक मनी के भरोसे पर ही चल रहा है? क्या यह संभव है कि किसी भी देश का प्रॉपर्टी मार्केट सिर्फ ब्लैक मनी को पार्क करने का अड्डा बना रहे? नहीं, इंडिया के प्रॉपर्टी मार्केट में ब्लैक मनी ज्यादा तो है, लेकिन यहां दरअसल 4 तरह के प्रॉपर्टी बायर्स हैं। पहले हैं ब्लैक मनी वाले जिनका पैसा रियल एस्टेट में पार्क होता है। दूसरे हैं इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जिन्हें प्रॉपर्टी खरीदकर आगे और प्रॉफिट कमाना है। तीसरे हैं वो बायर्स जो महानगरों की चकाचौंध में और बिल्डरों के बनाए लाइफस्टाइल और फोमो में फंसकर अपने छोटे शहरों और गांव की प्रॉपर्टी बेचकर मेट्रो शहर में घर खरीद लेते हैं। और चौथे हैं आम नौकरी पेशा लोग जो लोन लेकर नौकरी के भरोसे खरीदते हैं प्रॉपर्टी। आज रियल एस्टेट में ज्यादा स्ट्रेस इसलिए दिख रहा है क्योंकि नौकरी रिस्की है। छोटे शहर और गांव की प्रॉपर्टी बेचकर बड़े शहरों में प्रॉपर्टी खरीदने वालों का मोहभंग हो चुका है, और इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स फंसा पड़ा है क्योंकि मार्केट में एंड यूजर डिमांड नहीं है। तो अब बस ब्लैक मनी वाले प्रॉपर्टी बायर ही बचे हैं जिनके लिए लॉन्च हो रहे हैं लग्जरी प्रोजेक्ट्स। क्या इनके भरोसे इंडिया का प्रॉपर्टी मार्केट लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है? आज जरूरत इसलिए महसूस हो रही है रियल एस्टेट बिजनेस की डिमांड ब्रेकडाउन को समझने की, फिर ब्लैक मनी ड्रिवन मार्केट के लिमिट्स देखने की, और आखिर में कहां क्रैश, कहां स्टैग्नेशन, कहां रेजिलियंस है, ये सब ब्रेकडाउन करने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विद रवि सिन्हा। किसी भी देश में सिर्फ ब्लैक मनी बायर्स के भरोसे प्रॉपर्टी मार्केट चल तो सकता है, लेकिन हेल्दी मार्केट नहीं रह सकता है। ऐसा मार्केट लिक्विड नहीं रहेगा, एंड यूजर फ्रेंडली नहीं रहेगा, और धीरे धीरे प्राइस का ओवर वैल्यूएशन एक्सपोज होगा। यह बायर नहीं मिल रहा है वाली इकोनॉमी बन जाएगा। इंडिया के प्रॉपर्टी मार्केट की कहानी एक मिडिल क्लास बायर से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक सैलरीड परिवार नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, पुणे या बेंगलोर में घर देखने जाता है। ब्रोकर कहता है, सर प्राइस तो बढ़ ही रहा है, अभी नहीं लिया तो बाद में नहीं मिलेगा। लेकिन बायर अपने मन में ईएमआई कैलकुलेट कर रहा है। नौकरी स्टेबल नहीं, इंक्रीमेंट इन्फ्लेशन से कम हो रही है, स्कूल फीस बढ़ रही है, मेडिकल कॉस्ट बढ़ रही है, और होम लोन 8% के आसपास है। यहीं से मार्केट की असली कहानी खुलती चली जाती है। इंडिया के 4 प्रॉपर्टी बायर्स को आज देखते हैं और समझते हैं कि कौन कैसे कमजोर पड़ गया है। पहला है ब्लैक मनी बायर। यह बायर प्राइस सेंसिटिव नहीं होता। उसे रेंट यील्ड, सैलरी टू ईएमआई रेशियो या एफोर्डेबिलिटी से फर्क कम पड़ता है। उसका मकसद होता है वेल्थ पार्किंग, कैश कन्वर्जन, सोशल स्टेटस या असेट हाइडिंग। लेकिन समस्या यह है कि ब्लैक मनी बायर मार्केट को प्राइस दे सकता है, वॉल्यूम नहीं। वो मार्केट को लग्जरी डिमांड और बल्क बुकिंग के बावजूद मास डिमांड वाला नहीं बना सकता है। वो सिलेक्टेड लोकेशंस, लग्जरी फ्लोर्स, फार्म हाउसेज, लैंड पार्सल्स, प्रीमियम अपार्टमेंट्स में एक्टिविटी बनाता है। यानी वो मार्केट को ऊपर ऊपर से चमकदार रख सकता है, लेकिन नीचे से मजबूत नहीं। दूसरा है इन्वेस्टर, ट्रेडर बायर। 2010 के बाद कुछ सालों तक और पोस्ट कोविड बूम में बहुत से लोगों ने सोचा, आज बुकिंग करो, परेशान से पहले बेच दो, 20-30% प्रॉफिट मिल जाएगा। अब दिक्कत यह है कि ऐसा एग्जिट बायर खुद फंसा पड़ा है क्योंकि एंड यूजर नहीं है मार्केट में। आज एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को ही बेच रहा है। यह म्यूजिकल चेयर है। म्यूजिक बंद हुआ तो इन्वेंट्री हाथ में रह जाती है। 2025 में टॉप 7 सिटीज में हाउसिंग सेल्स 14% गिरकर करीब 3.96 लाख यूनिट रह गई, जबकि 2024 में 4.6 लाख यूनिट थी।
कारणों में हार्डनिंग प्राइसेज, आईटी लेऑफ्स और अनसर्टेनिटी बताई गई। 2026 में सेल्स और गिर रही है। तीसरा बायर सेगमेंट है टीयर 2 और 3 शहर और गांव में प्रॉपर्टी बेचकर मेट्रो में खरीदने वाला बायर। यह बायर पहले सोचता था छोटे शहर की जमीन मकान बेचकर मेट्रो में फ्लैट ले लेंगे, लेकिन अब उसे 3 झटके लगे हैं। छोटे शहरों में भी लिक्विडिटी उतनी आसान नहीं रही। मेट्रो में प्राइस इतना ऊपर चला गया कि बेचकर भी डिसेंट फ्लैट नहीं मिलता, और बड़े शहरों की लाइफ क्वालिटी, ट्रैफिक, पॉल्यूशन, मेंटेनेंस, सोसाइटी चार्जेस, स्कूल फीस सब मिलाकर सपना कम, प्रेशर ज्यादा दिखने लगा। अब चौथा बायर प्रोफाइल है लोन लेकर नौकरी के भरोसे खरीदने वाला एंड यूजर। यही असली बैकबोन होता है किसी भी प्रॉपर्टी मार्केट में, क्योंकि रियल एस्टेट को सस्टेनेबल बनाने वाला बायर वही है जो घर में रहेगा, ईएमआई भरेगा, सोसाइटी चलाएगा, स्कूल चुनेगा, मार्केट बनाएगा। लेकिन आज यही बायर सबसे ज्यादा दबाव में है। पीएलएफएस 2025 के आंकड़ों से साफ दिखता है कि एजुकेटेड लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ी है और 2026 में अर्बन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट डबल डिजिट में है। जब नौकरी इनसिक्योर हो तो 20-25 साल की ईएमआई साइकोलॉजिकल प्रिजन बन जाती है। इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट में पैराडॉक्स क्या है? यूनिट सेल्स गिर रही है, लेकिन सेल्स वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब डिमांड ब्रॉड बेस्ड नहीं है, बल्कि प्रीमियम लग्जरी साइड पर कॉन्सेंट्रेट हो रही है। टॉप 7 सिटीज में हाउसिंग सेल्स ईयर ऑन ईयर गिरी है, लेकिन सेल्स वैल्यू डबल डिजिट से बढ़कर 1.5 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा हो गई है। ऐसा इसलिए कि लग्जरी हाउसिंग ने मार्केट को ऊपर से सपोर्ट किया है। आज देश में प्रीमियम होम्स यानी 3 करोड़ रुपए से ऊपर वाले घर टोटल सेल्स का आधे से भी ज्यादा हैं, जबकि यह आंकड़ा अभी कुछ समय पहले तक 1/3 ही था। एफोर्डेबल होम्स की डिमांड लगातार गिरी है इस बीच, यानी भारत में हाउसिंग मार्केट का हेडलाइन स्ट्रांग दिख सकता है, लेकिन मास हाउसिंग कमजोर हो रही है। क्या ब्लैक मनी बायर्स मार्केट बचा सकते हैं? शॉर्ट आंसर, प्राइस बचा सकते हैं, मार्केट नहीं। क्योंकि मार्केट को 3 चीजें चाहिए। पहले लिक्विडिटी, मतलब कि रेगुलर बायर मिले। दूसरी अफोर्डेबिलिटी, मतलब कि सैलरी से ईएमआई निकल सके। तीसरी एंड यूजर डिमांड, मतलब लोग रहने के लिए घर खरीदें। ब्लैक मनी बायर लिक्विडिटी नहीं बनाता, वो लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करता है। वो घर खरीद सकता है, लेकिन सोसाइटी में रहकर स्कूल, शॉप, लोकल सर्विसेज, रेंटल डिमांड और सिविक इकोसिस्टम नहीं बनाता। इसलिए ब्लैक मनी ड्रिवन मार्केट में 3 चीजें होती हैं। पहली, प्राइसेज आर्टिफिशियल हाई रहते हैं। बिल्डर डिस्काउंट ओपनली नहीं देता, लेकिन अंदर से स्कीम्स, सबवेंशन, ब्रोकर कैशबैक, फ्री पार्किंग, जीएसटी एडजस्टमेंट ऐसे ऐसे रास्ते खोलते हैं। दूसरी, अनसोल्ड इन्वेंट्री दिखती नहीं, छिपती है। कई यूनिट सोल्ड दिखती हैं, लेकिन एक्चुअल ऑक्यूपेंसी कम होती है। रात में टावर्स अंधेरे में दिखते हैं। तीसरी, रेंट यील्ड कमजोर रहता है। अगर 2 करोड़ के फ्लैट का रेंट 40,000 45,000 है, तो रेंटल यील्ड 2-2.5% के आसपास ही रहा। एफडी या डेट फंड से कम रिटर्न पर इन्वेस्टर सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन की उम्मीद में बैठा होता है। अगर एप्रिसिएशन रुक गई तो यह लॉजिक टूट जाता है। सबसे बड़ा खतरा आज क्या है देश के रियल एस्टेट बिजनेस में? जब प्रॉपर्टी मार्केट वेल्थ पार्किंग मार्केट बन जाए, जबकि घर का असली काम तो शेल्टर है। इंडिया में घर इंक्रीजिंगली फाइनेंशियल लॉकर बन गया है। जब प्रॉपर्टी घर नहीं लॉकर बनती है, तब शहर में खाली फ्लैट्स बढ़ते हैं, जेन्युइन बायर्स बाहर हो जाते हैं, रेंट महंगा होता है और डेवलपर्स एफोर्डेबल हाउसिंग छोड़कर प्रीमियम इन्वेंट्री बनाते हैं। यह हाउसिंग मार्केट नहीं, इनइक्वालिटी मार्केट है। अब रियल एस्टेट के वेस्टेड इंटरेस्ट पूछेंगे कि अगर मेरी बात सही है तो फिर क्रैश क्यों नहीं आता है? क्योंकि इंडिया का प्रॉपर्टी मार्केट स्टॉक मार्केट जैसा ट्रांसपेरेंट नहीं है। यहां फोर्स्ड सेलिंग कम दिखती है। बिल्डर प्राइस कट करने की बजाय लॉन्च डिले करता है। इन्वेस्टर नुकसान बुक करने की बजाय होल्ड करता है। बैंक रीस्ट्रक्चरिंग कर देता है लोन का। फैमिली का एक कल्चरल बायस भी है कि प्रॉपर्टी कभी घाटे में नहीं जाती। और ब्लैक मनी बायर
डिस्ट्रेस सेल रोक देता है। इसलिए इंडिया में अक्सर क्रैश नहीं, साइलेंट करेक्शन आता है। प्राइस नॉमिनली वही रहता है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू गिरती है, रीसेल नहीं होता, रेंट यील्ड कमजोर रहता है और बायर को लगता है कि मेरी प्रॉपर्टी 2 करोड़ की है, लेकिन एक्चुअल चेक बायर मार्केट में 1.5 करोड़ से ऊपर का नहीं आता है। फाइनल कंक्लूजन यह है कि इंडिया का प्रॉपर्टी मार्केट ब्लैक मनी बायर्स के भरोसे कुछ पॉकेट्स में महंगा बना रह सकता है, लेकिन पूरे देश का रेजिडेंशियल मार्केट सस्टेन नहीं कर सकता। इंडिया में सस्टेनेबल प्रॉपर्टी मार्केट तब बनेगा जब सैलरीड एंड यूजर कॉन्फिडेंट होगा, जॉब्स स्टेबल होंगी, इनकम ग्रोथ प्राइस ग्रोथ से तेज होगी और बिल्डर एफोर्डेबल मिड सेगमेंट सप्लाई लेकर आएगा। आज 4 तरह के बायर्स में से 3 इस रियल एस्टेट इकोनॉमिक्स के बेनिफिशियरी नहीं, कैजुअलिटी बन चुके हैं। और इसलिए अभी जो दिख रहा है वो बस ये कि लग्जरी की चमक बढ़ रही है, एफोर्डेबल हाउसिंग टूट रही है, प्राइस बढ़ रहा है, बायर घट रहा है, एसेट वैल्यू बढ़ रही है, लिविंग वैल्यू घट रही है और मार्केट एंड यूजर से दूर जाकर वेल्थ पार्किंग जोन बनता जा रहा है। यही इंडियन रियल एस्टेट का सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आप मेरे बताए 4 तरह के बायर्स से अलग तरह के बायर्स को जानते हैं तो हमसे शेयर करें, हम अभी इस पर आगे और भी बात करेंगे। शुक्रिया।